प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी दुनिया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में और चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, वो है तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। और बच्चों ये इसका 7वां भाग है। अब तक की स्टोरी बहुत ही अच्छी रही हमारी, ठीक है। सबसे पहले अपने न्यूटन की कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा जो फेल हो गया था कुछ चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। फिर हमने हाइगन्स की वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा कि हाइगन्स ने बोला कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है, लेकिन उसकी बात बेचारे की किसी ने मानी नहीं, क्योंकि उसने बोला था कि भाई अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो सूर्य से हमारे तक जो प्रकाश आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, क्योंकि तरंग को तो चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है। तो बाद में उसने अपनी थ्योरी में थोड़ा सा चेंज करा और उसने बोला अपने आसपास एक मीडियम जो हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद अपन ने हमारा जो हाइगन्स था उसकी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया, भाई क्या थ्योरी थी उसकी, तरंग आगे के रूप में जो है प्रकाश आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद अपन ने अपवर्तन और परावर्तन को जो है हमारी तरंग सिद्धांत का यूज करके प्रूफ भी कर दिया। उसके बाद जो मेन टॉपिक पर आए बच्चों वो था अध्यारोपण तरंगों का। तो हमने बोला यार दो से ज्यादा तरंगे अगर किसी बिंदु पे आके मिल जाए तो एक नई तरंग उत्पन्न कर देती है। अब वो नई तरंग उत्पन्न कर रही है या उस बिंदु पर हो सकता है क्या हो रहा हो, व्यतिकरण हो रहा हो, ठीक है। अगर उस बिंदु पर व्यतिकरण हो रहा है तो वहां पर एक समपोषी या फिर विनाशी व्यतिकरण होगा। मतलब हो सकता है दोनों का फेस यानी दोनों का कलांतर या कलाकोण समान हो और उस केस में वहां पर एक ब्राइट फ्रिंज बन जाए, ठीक है, कुछ ऐसी मतलब शाइन सी करती हुई फ्रिंज दिखने लग जाए। या फिर हो सकता है कि श्रृंग गर्त में गिर जाए और उस केस में यहाँ पे एक विनाशी व्यतिकरण, यहाँ पे एक डार्क स्पॉट दिखने लग जाए। इसके बाद अपन ने यंग के द्विस्लिट प्रयोग से इस चीज को एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है, कि भाई क्यों प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में चलता है। क्योंकि न्यूटन जो है अपने इस एक्सपेरिमेंट से या अपनी थ्योरी से इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि दो प्रकाश जो है वो कहीं पे डार्क ब्राइट इस तरीके की फ्रिंजेस बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम सिर्फ तरंग सिद्धांत से समझ पाए थे। तो बच्चों इसी क्रम में हमारा जो आगे का टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास विवर्तन, ठीक है। अगर इस चैप्टर के मैं पार्ट करूं तो सबसे पहले अपन ने हाइगन्स की थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ा, तीसरा भाग होगा हमारा विवर्तन और चौथा भाग होगा हमारा ध्रुवण, ठीक है। इस तरीके से हम चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों उसी कड़ी के अंदर आज हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसको भी अगेन हम सिर्फ तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चों, वो है हमारे पास विवर्तन। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों इसके बाद बात करेंगे इसके एकल झिर्री प्रयोग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अपन फ्रॉनहोफर के एकल झिल्ली प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वैसे फ्रेस्नेल ने दिया था, लेकिन फ्रेस्नेल जो है 12th क्लास तक पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। 12th क्लास में फ्रॉनहोफर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज के हमारी दो टास्क है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंपैरिजन करूं कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एकल झिर्री से विवर्तन, तो मैं आपको वेटेज बताऊं तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग का वेटेज इस विवर्तन से हमेशा ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फिर यंग का द्विस्लिट प्रयोग ना मतलब ऐसा समझ लो कि रामबाण है यार। एग्जाम में अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने इस चैप्टर में तो उस टॉपिक को तो छोड़ के जाना ही मत, ठीक है। चलो आज बात करने वाले अपन बच्चों किसके बारे में, हम बात करेंगे प्रकाश की विवर्तन के बारे में। अब देखो बच्चों क्या होना चाहिए, मान लो ये मेरे पास एक स्लिट है, वही हमारे पास क्या एक झिर्री बना दी। कैसे बनाई भाई, कार्डबोर्ड लिया, उसमें छोटू सा बिल्कुल छोटू सा होल कर दिया ना, करने के बाद इसे झिर्री बन गई। कैसे भी मैं आपको समझाऊं, तो मान लो ये आपका कार्डबोर्ड है और उसमें आपने क्या करा, ऐसे गोल से एक झिर्री बना दी, काट दे छोटा सा उसका ना। ओके तो बच्चों होना क्या चाहिए, सामने हमने रखी एक स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन हो गई, पर्दा है ना, पर्दा है हमारे पास। और हमने क्या करा, हमने बोला यार कि भाई जब प्रकाश इसके ऊपर डालोगे आप, ये देखो प्रकाश गया इसके ऊपर इस तरीके से, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि यहां पर एक झिर्री बनी हुई है, ठीक है, एक स्लिट बनी हुई है, तो इस स्लिट से लाइट जो है सीधी जानी चाहिए थी और सिर्फ इतना वाला ब्राइट होना चाहिए था। मतलब इस पार्ट में लाइट दिखनी चाहिए थी, बाकी सारा पार्ट जो है उसके ऊपर लाइट को दिखना नहीं चाहिए था। कायदे से तो ऐसा ही होना चाहिए था। और क्योंकि इस पर लाइट नहीं पड़ सकती, ये तो ओपेक है, अपारदर्शी है, तो इसका मतलब यहां पे तो लाइट गिरेगी नहीं,
इसका मतलब यहां पर हमें क्या दिखेगा बच्चों, यहां हमें दिखेगी परछाई, ठीक है ना। इस वाले रीजन में हमें क्या दिखेगी बच्चों, इस वाले रीजन में हमें दिखेगी परछाई, इधर भी परछाई दिखेगी और इधर भी परछाई दिखेगी। तो ये हमारे पास दिखनी चाहिए परछाई, और यहां पे दिखना चाहिए था एक स्पॉट, ठीक है, एक ब्राइट सा अपने को स्पॉट दिखने आना चाहिए था। लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व करा भाई साहब, अगर इस झिर्री का आकार कॉन्टिन्यूसली छोटा करता जाऊं और इस झिर्री की जो भी व्यास हम बोल सकते हैं डायामीटर, वो लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आसपास हो जाए, ये लैम्डा है, लैम्डा मतलब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो अगर इस झिर्री की जो चौड़ाई है, जो व्यास है, वो किसके बराबर हो जाए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाए, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई साहब ये जो हमारी लाइट है ना, ये कॉर्नर से बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। तो होना तो सिर्फ इतने पार्ट में ब्राइट चाहिए था, लेकिन ये भाई साहब ने इतने पार्ट को ब्राइट कर दिया, मतलब पूरी जगह पर हमें ऐसे ना ब्राइट स्पॉट दिख गया एक बहुत बड़ा, है ना। दिखना तो नहीं चाहिए था कायदे से, लेकिन दिख गया, है ना। कलर कर रहा हूं मैं अच्छे से, काला पीला कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए था, इस मतलब होना तो नहीं चाहिए था, छोटा सा दिखना चाहिए था, लेकिन दिख इतना रहा है। मतलब हमारी प्रकाश जो है वो क्या हो गया, ये कॉर्नर से बेंड हो गया। यानी अगर मैं इसको द्वारक बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में ना, द्वारक मतलब होल। तो जो द्वारक है उससे प्रकाश क्या हो गया, मुड़ गया, और किस में जाके बैठ गया, परछाई में जाके। यानी द्वारक से प्रकाश जो है मुड़ जाता है और वो परछाई में जाके फैल जाता है। इसी को अपन बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसी तरीके से मान लो बच्चों, मेरे पास एक ओपेक सरफेस है, ओपेक मतलब अपारदर्शी। मान लो कोई बीट है, छोटी सी, बहुत छोटी सी बीट, मतलब ऐसी छोटा सा कोई का बॉल या होता ना कंचे टाइप में, आप बोल सकते हो इमली खाने के बाद बचता है ना काला काला सा बीज उसका, वही ऐसे ही कुछ, लेकिन बहुत छोटा आकार होना चाहिए ना। हम बहुत छोटे छोटे कणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, अगर लाइट इसके ऊपर गिर रही है तो बच्चों सामने अगर मैंने स्क्रीन रख दी तो होना ये चाहिए था कि भाई जो इतना पार्ट है ऊपर और नीचे वाला, ये वाला पार्ट तो ब्राइट हो जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहां पे तो लाइट गिर रही है यहां पर, और यहां पर लाइट गिर रही है, तो ये क्या होना चाहिए था, ब्राइट होना चाहिए था, मतलब यहां पे अपने को लाइट दिखेगी। और बीच वाले पार्ट में डार्क होना चाहिए था, मतलब यहां पे कोई लाइट नहीं दिखेगी, यानी यहां पे बनेगी परछाई, ठीक है ना। इसकी परछाई को बच्चों मैंने सब जगह ऑरेंज कलर से बताया ना, देखो जैसे यहां पे भी ऑरेंज से बताया था ना। तो यहां पे इसकी परछाई बननी चाहिए थी और लाइट जो इतने पार्ट में दिखनी चाहिए थी, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई। हमने देखा यार कि प्रकाश अपने कॉर्नर से क्या होना स्टार्ट हो गया, मुड़ना स्टार्ट हो गया, और प्रकाश उस परछाई के अंदर जाके घुस गया, प्रकाश उस परछाई में जाके घुस गया, और जो हमें ब्राइट पार्ट है बहुत ज्यादा दिख रहा है पहले के कंपैरिजन में, ये देखो, यानी जो ब्राइट वाला पार्ट है वो इतना फैल गया, परछाई सिर्फ इतनी सी रह गई। तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी प्रकाश जो है किसी अपारदर्शी वस्तु से या किसी अवरोधक के कॉर्नर से, उसकी एजेस से, किनारों से मुड़ गया और उसकी परछाई में जाकर के फैल गया। तो इसी घटना को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, इसी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। देखो यहां पे देखो, आपको इस एक्सपेरिमेंट में दिख रहा होगा कि पतली सी झिर्री अपन ने ली है, और जैसे अपन उसमें से लाइट को डालते हैं तो लाइट का होना तो सीधा सीधा एक स्पॉट बनना चाहिए था, लेकिन प्रकाश देखो ऐसे फैल रहा है, ऐसे बाहर की तरफ निकलते रहे, ऐसे फैल रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रकाश फैल गया, और फैलने के बाद एक बहुत बड़ा स्पॉट उसने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एक छोटा सा GIF ने डाला, देखो किस तरीके से प्रकाश फैल रहा है। फैलना बहुत छोटे से पार्ट में चाहिए, इतने से पार्ट में कायदे से होना ही चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि झिर्री का आकार बहुत छोटा है। तो बच्चों अगर मुझे विवर्तन की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं विवर्तन की डेफिनेशन लिखूंगा, चलो डाल देते हैं टॉपिक विवर्तन, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो हम बोलेंगे अगर प्रकाश किसी द्वारक से या फिर एक अवरोधक से गुजरता है तो उसके किनारों से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, और जो उसकी परछाई है उसमें क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन। तो लिखेंगे अपन प्रकाश जब किसी द्वारक मतलब बेटा स्लिट होता है, द्वारक को इंग्लिश में बोलते हैं स्लिट, ठीक है, द्वारक या अवरोधक अभी भी एक बीट देखी थी ना वो, या अवरोधक को बोलते हैं हमारा ओपेक सरफेस, ठीक है, जिसमें से अपारदर्शी जिसको बोलते हैं, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। जब प्रकाश किसी द्वारक या अवरोधक के
किनारों से मुड़कर परछाई में फैल जाता है तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, विवर्तन के बारे में पहली बार बताया था, उसका नाम था ग्रिमोल्डी ने सबसे पहले विवर्तन के बारे में बताया था। ग्रिमोल्डी नाम है उसका। ग्रिमोल्डी ने सर्वप्रथम हमारे विवर्तन के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, फिर 1800 के आसपास, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन ही करा था, कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं बताया, और हमारी साइंस उन चीजों को तब तक वैलिड नहीं मानती जब तक आप उसका प्रैक्टिकल करके ना बता दो, डेमोन्स्ट्रेट करके ना बता दो, उसको प्रयोग के थ्रू ना बता दो। तो इसके बारे में सबसे पहले प्रयोगों के थ्रू जिसने इसकी व्याख्या की थी वो थे फ्रेजनल। ठीक है ना, तो फ्रेजनल ने सर्वप्रथम प्रयोगों से इसका सत्यापन किया। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फ्रॉनहोफर। तो फ्रेजनल ने अपना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी एक विवर्तन का जो भी उसने पैटर्न बनाया था वो अलग था, और हमारा जो दूसरे फ्रॉनहोफर भैया थे उन्होंने अलग बताया था। तो हमारे विवर्तन के लिए दो साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रयोग किए थे। पहले थे हमारे पास फ्रेजनल, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, और एक हमारा था फ्रॉनहोफर। एनसीईआरटी या जितनी भी बुक्स हैं, या जितनी भी 12th तक बुक्स चलती हैं जितनी भी बोर्ड्स में, वो सब फ्रॉनहोफर के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती है। अगर मैं दोनों में आपको सिर्फ डिफरेंस समझाने की कोशिश करूं तो फ्रेजनल के अंदर देखो, है तो दोनों में एक सिंगल सिटी, दोनों में एक ही झिर्री है, एक सिंगल झिर्री है, लेकिन जो हमारा फ्रेजनल का एक्सपेरिमेंट था, उस फ्रेजनल के एक्सपेरिमेंट में झिर्री और स्क्रीन के बीच की जो दूरी थी बच्चों, वो परिमित दूरी थी। परिमित मतलब का मतलब होता है बच्चों फाइनाइट डिस्टेंस था। फाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम माप सके, मतलब जो हमारा स्लिट है और जो हमारी स्लिट है और स्क्रीन है, बहुत दूर नहीं रखे होंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम माप सकते हैं 1 मीटर 2 मीटर या इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो हम जो दूरी यहां पर ले रहे हैं वो काफी परिमित है। तो उनका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। ये सिलेबस में नहीं बच्चों, पहले आपको बता दूं, उनका कुछ पैटर्न कुछ इस तरीके से मिला था उनको। ये फ्रेजनल का है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में ये है। इन भाई साहब ने जो स्लिट ली थी वो तो इन्होंने भी ऐसी ले ली, लेकिन उन्होंने बोला अरे काम करते हैं यार, इसको दूर ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इनकी जो स्क्रीन थी वो स्लिट से काफी दूर रखी हुई थी। तो जब इन्होंने, भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश इतनी दूर से आएगा बेचारा, तो मिलेगा कैसे, तो उसको मिलाने के लिए उन्होंने बीच में एक लेंस यूज किया। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उन्होंने यूज किया, ताकि इससे हमें कुछ पैटर्न्स मिल सके, डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब विवर्तन के कुछ हमें छोटे छोटे पैटर्न्स हमें मिल सके। ठीक है, तो इनका जो पैटर्न बना था बच्चों कुछ इस तरीके का बना था। इनका पैटर्न कुछ इस तरीके का था। इसके बारे में बच्चों अपने को स्टडी करनी है। इसमें जो बीच वाला है इसको बच्चों अपन बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, या इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक उच्चिष्ट यानी प्राइमरी मैक्सिमा। बच्चों इसके बाद देख लो, आप एक चीज नोटिस करो कि हर बार प्रकाश की तीव्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जबकि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में ऐसा नहीं था। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जितनी भी हमारे पास फ्रिंजेस बन रही थी, वो सबके सब फ्रिंजेस की तीव्रता एक समान थी, मतलब जितना ब्राइट स्पॉट सेंटर में बनेगा उतना ही साइड में भी बनेगा। लेकिन यहां पर जैसे जैसे केंद्र से दूर की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता कम हो रही थी।
तो इन ये जो सारे के सारे हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, मतलब उच्चिष्ट, उन सबको अपन बोलते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। जैसे ही पहला है तो द्वितीयक प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीयक द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीयक तृतीय उच्चिष्ट, है तो सेकेंडरी वर्ड, मतलब सबके सब द्वितीयक ही हैं, सेकेंडरी हैं। नाम क्या पड़ा, जैसे द्वितीयक है, पहला है तो द्वितीयक प्रथम, इसका नाम द्वितीयक द्वितीय, तृतीयक तृतीय, ठीक है। जैसे राजा महाराजाओं के नाम बोलते थे ना, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय, फुतीय, जो भी थे, मुझे तो आते ही, देखो एसएसटी तो मेरी तो बहुत ही पुअर है। तो यहां पर इन सब का नाम क्या होगा, द्वितीयक उच्चिष्ट। इन सबको अपन बोलते हैं बच्चों द्वितीयक उच्चिष्ट। हाँ, यहाँ पे निम्निष्ठ का कोई नाम नहीं होता, इसको अपन प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे बोलते हैं, निम्निष्ठ का ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो, हमें को करना तो इसी को आगे कंटिन्यू है फ्रॉनहोफर को, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जैसे अपन ने देखा था ना उसका यंग का द्विसलिट प्रयोग, वैसे कुछ प्रयोग हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसी साइट से लेकर आए हुए हैं। PHET साइट जो है हमारी, उससे हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी विवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो, यहां पर मैंने डिफ्रैक्शन सेलेक्ट कर रखा है, नीचे आपको दिख रहा होगा वेव्स, इंटरफेरेंस, स्लिट्स, डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन सेलेक्ट कर दिया। ये आपके पास एक स्लिट है, ये आपके सामने स्क्रीन है, ये आपके पास में लाइट सोर्स है बच्चों। अब इस लोगों ने क्या करा, इस वाली जो, ये तो बहुत छोटी है, दिखेगा तो कुछ भी नहीं, तो इसको इन लोगों ने जूम करके बना दिया। मतलब जैसे मान लो स्लिट है, स्लिट पे होल बना हुआ है, तो इसको कैसे देख लिया, मतलब ऐसे रखी हुई है तो आपने इसको ऐसे रख दिया, फिर ये जो हमारी स्क्रीन ऐसे रखी थी इसको ऐसे रख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया स्लिट और ये हो गया हमारे पास स्क्रीन, उसको जूम करके इन लोगों ने बताया। चलो लाइट ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने एक ग्रीन लाइट ऑन करी, यहां पे आप देखो सेंटर के अंदर हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलने लग गया, मतलब केंद्र में हमें एक उच्चिष्ट मिला, उसकी तीव्रता भी बड़ी भयानक है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा तीव्र है। और जैसे जैसे हम केंद्र से दूर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो यही है हमारा डिफ्रैक्शन, मतलब विवर्तन की प्रकाश, जो उच्चिष्ट मिलता है केंद्रीय उच्चिष्ट, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद तीव्रता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। और बच्चों साथ के साथ एक चीज और नोटिस करी, जैसे जैसे हम केंद्र से दूर की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो स्लिट की विड्थ, मतलब स्लिट की विड्थ तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, पर बीच वाले की सबसे ज्यादा है भाई, इसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो, सेम है चौड़ाई, लेकिन जो सेंटर वाला है ना उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। ये भी हम प्रूफ करेंगे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होती है वो सबकी चौड़ाई की जस्ट डबल होती है, ये चीज भी प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे जैसे मैं डायमीटर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे देखो स्लिट का पैटर्न चेंज होता जाएगा, और जैसे जैसे मैं डायमीटर कम करता जाऊंगा, देखो जैसे मैंने बहुत ज्यादा बढ़ाया, जैसे मैंने आपको समझाया था, जब हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमें लगभग एक स्पॉट ही मिलता है, तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट एक स्पॉट ही मिलेगा। और जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा, देखिए क्या हुआ, केंद्रीय उच्चिष्ट और बढ़ गया और ज्यादा ब्राइट हो गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा छोटा होल रखोगे केंद्रीय उच्चिष्ट उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। चलो इस चीज को तो अपन प्रूफ कर देंगे, आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, अभी हमने सर्कुलर होल लिया है, आप चाहो तो इस तरीके से क्या बोलते हैं स्क्वायर होल भी ले सकते हो। तो स्क्वायर होल से देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न मिल रहे हैं, ये केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया पर धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ। आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। चलो वापस चलते हैं अपनी थ्योरी पर। तो बच्चों अब अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है एकल झर्री से विवर्तन। यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने बताया इसकी काफी ब्राइट है और उसके बाद जा जाके बहुत ही कम इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो एकल झर्री प्रयोग में सबसे पहले तो होता है मेजरली डायग्राम, तो हम डायग्राम बना देते हैं। हमने यहाँ पे ली एक झर्री, अब क्योंकि हम इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं इसलिए बच्चों मैं डायग्राम में स्लिट थोड़ी बड़ी बनाऊंगा, तो मैं इसको मिटा करके स्लिट को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, जैसे अपन ने यंग के द्विस्लिट प्रयोग में भी किया था। स्लिट मैंने करी बड़ी, इस स्लिट की चौड़ाई को बच्चों बोल दिया अपन ने ए, वहां पे इसको डी बोला था, यहाँ पे इसको ए बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये बच्चों हमारे पास होगी स्क्रीन, तो ये व्हाइट कलर से बना देता हूं मैं, हमारे पास क्या है स्क्रीन, पर्दा है हमारा, पर्दा है पर्दा, ठीक है ना। और बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर प्रकाश का एक स्रोत रहा होगा, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस तरीके से निकल रहा है तरंगों के रूप में, ठीक है। अब बच्चों हमने ये ऑब्जर्व किया कि बीच में तो अपने को मिल रही है काफी, मैं इसका पैटर्न साइड में बना रहा हूं, बीच में तो हमें मिल रही है ब्राइट इस तरीके की, जैसे ऊपर को उस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। बच्चों की डिमांड रहती है सर आप पिक्चर्स नहीं डालते हो,
ठीक है, तो बीच में एक ब्राइट मिला बच्चों, काफी बड़ा मिलेगा, और इसके बाद एक निम्निष्ठ मिलेगा, फिर उच्चिष्ठ मिलेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो चुकी होगी, चौड़ाई तो कम होगी, तीव्रता भी कम हो चुकी होगी। अब यहाँ पे कलर को ब्राइट और डार्क करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं अब एक जैसे ही बना पाऊंगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इस तरीके से आपको डार्क ब्राइट इस तरीके के आपको पैटर्न्स मिलेंगे, लेकिन इनकी तीव्रताएं जैसे जैसे केंद्र से दूर की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। द्वितीयक वालों की सबकी चौड़ाई सेम रहेगी, लेकिन प्राथमिक की चौड़ाई सबसे ज्यादा रहेगी, है ना। ये जो हमारा बीच में है ना, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा रहेगी, सबसे डबल, और बाकी सबकी चौड़ाई एक जैसी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ध्यान से सुनना, हमारी वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करती है। हमारी वेव थ्योरी बोलती है, तरंग सिद्धांत में याद करो मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि कोई भी तरंगाग्र जो होता है उस पर प्रत्येक बिंदु उसके आगे आने वाले तरंगाग्र के लिए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब बच्चों, मान लो ये तरंगाग्र है, तो इस तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु रहे होंगे वो अपने आगे वाले तरंगाग्र के लिए स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सही है। तो यहां पर हमारा जो स्लिट है, इस स्लिट में भी बहुत सारे पॉइंट है। अब थोड़ा इसको यहां बना के बता देता हूं मैं। ये स्लिट है ना, तो इस स्लिट में तो बहुत सारे, अगर हम तरंगाग्र मान के चल रहे हैं, तरंग मान के चल रहे हैं, हाइगन की थ्योरी यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि स्लिट में बहुत सारे क्या हैं, प्रकाश स्रोत, बिंदु प्रकाश स्रोत, 1, 2, 3। तो इसमें ना बिंदु बनाना बड़ा भारी काम है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रकाश के स्रोत इसमें रहे होंगे। तो ये जो प्रकाश के स्रोत हैं, जब ये किसी बिंदु पर व्यतिकरण करते हैं तो उस केस में हमें वहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न दिखता है। जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट में था उसमें दो अलग अलग स्लिटें थी, दो सेपरेट स्लिट थी। तो एक इससे प्रकाश आ रहा था, एक इससे प्रकाश आ रहा था, किसी बिंदु पर जाके मिल रहे थे, व्यतिकरण हो रहा था। लेकिन यहां पर हमारी एक सिंगल स्लिट ही जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्रोतों की भांति व्यवहार कर रही है। जैसे वहां पे दो स्लिट थी, यहाँ पे पास 1000, 2000, 3000, जितनी भी आप मानना चाहो उतने स्रोत हैं। क्योंकि भाई साहब हमारा हाइगन ही तो बोलता है कि जो कोई भी तरंगाग्र होता है वो उसके आगे आने वाले तरंगाग्रों के लिए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो हम इस चीज को इसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम बोलेंगे स्लिट है, स्लिट में बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, वो प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं, और जब दो प्रकाश स्रोत किसी बिंदु पर मिलते हैं तो व्यतिकरण करते हैं। अब वो व्यतिकरण संपोषी होगा, विनाशी होगा, वो अपने को देखना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में। डायग्राम में नो चेंज है बच्चों, सेम ही है। मैं येलो कलर ले लेता हूं, अच्छा रहेगा। तो देखो यहां से निकला प्रकाश और यहां से निकला, ठीक है। हम दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर एक प्रकाश का बिंदु है और यहां पर एक प्रकाश का बिंदु है, ठीक है। अब जब बहुत सारे प्रकाश के होंगे ना, यहां पर भी होगा, यहां पर बहुत सारे होंगे, सब किंतु एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर हमें मिलेगा केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, या इसको हम बोलेंगे प्राथमिक उच्चिष्ट। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ ये जो पूरी दूरी है, तो a है हमारे पास, तो आधी आधी करके आप जैसे पहले लिखा था ना d/2 वैसे करके लिख लो, ठीक है। तो हम किसी और बिंदु के बारे में बात करते हैं यार। मान लो कोई यहां पर फ्रिंज बनी हमारे पास, nth फ्रिंज है। फ्रिंज को हिंदी में भी फ्रिंज ही बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब प्रकाश देखो यहां पे आएगा, देखो एक प्रकाश यहां से आ गया, एक प्रकाश यहां से आएगा, तो दोनों के बीच में साफ साफ दिख रहा है कुछ ना कुछ पथांतर है, जैसे वहां पे पढ़ा था भाई। अगर ये दो स्रोत ले लिए मैंने एक्सट्रीम पॉइंट के, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई पथांतर आएगा ना। और बच्चों अगर वही सेम चीज है, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, तो आप समझो क्या ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ा इस दूसरी वाली वेव को। नाम दे देते हैं इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं और इसको ई बोल देते हैं, नाम दिया बस। तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूं कि बी सी को ए सी के कंपैरिजन में बीई डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, मतलब ये बीई दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बोला था जब आप दूर से देखोगे तो क्योंकि पैटर्न बहुत छोटे से एरिया में बन रहे हैं, तो लगभग दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर ही प्रतीत होगी। ये चीज हम पहले ही यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने यंग का द्विस्लिट प्रयोग नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा भाई तुम लोगों को।
ठीक है बच्चों, तो अगर आपको याद हो तो हमने ये बोला था कि यहां से इन दोनों को मिला दिया था और हमने बोला था बच्चों ये जो कोण है हमारे पास, ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या दिया बच्चों अपन ने? थीटा। इस कोण का नाम क्या दिया बच्चों अपन ने? थीटा। याद होगा आप सबको। फिर हमने ये भी प्रूफ करा था मैथमेटिकली कि ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो आप मत एक्सपेक्ट करना वापस बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीज मैं ऑलरेडी उस वाले वीडियो में 5-10 मिनट लगा करके बता चुका हूं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज पहले वाला वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये समझ आए, क्योंकि मोस्टली चीजें यंग के द्विस्लिट प्रयोग से आने वाली है, ठीक है। तो बच्चों ये त्रिभुज हमारे पास आ गया है कुछ इस तरीके का, इसको ए नाम दिया है, इसको ई नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, ये कोण हमारे पास थीटा है। और आई गेस सबको याद होगा जो एक्स्ट्रा दूरी तय करता है बच्चों उसका नाम क्या पड़ता है? उसका नाम पड़ता है डेल एक्स यानी पथांतर। उसका नाम क्या पड़ता है? डेल एक्स यानी पथांतर। ये तो एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है, ये दूसरे के कंपैरिजन में यही तो एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है। यहां से अपन ने वहां पे लगाया था साइन थीटा बराबर, देखो भाई ये लंब और ये कर्ण, तो लाल कक्का से याद करो, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो गया डेल एक्स बटा ए, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि डेल एक्स अपने आप में ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, क्योंकि स्लिट की चौड़ाई जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जो पथांतर निकला होगा स्लिट की चौड़ाई के कंपैरिजन में बहुत कम रहा होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो डेल एक्स है वो ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमने वहां पे भी प्रूफ की थी। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि जो थीटा है बच्चों किसके बराबर हो गया? डेल एक्स बटा ए के। ये हम चीज आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही जनरल फॉर्मूला आया, थीटा बराबर डेल एक्स बटा ए। चलो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों देखो हमने पीछे फॉर्मूला लिखी तो लिया है कि थीटा बराबर, ये लिखा ना हमने, हाँ, थीटा बराबर डेल एक्स बटा ए, तो डेल एक्स बटा ए। बच्चों अगर मैं मान के चलूं कि डेल एक्स की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो हो सकती, मतलब जो सबसे मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं लैम्डा, क्योंकि अभी अभी आपको बोला जो होल होगा ना तरंगागत, मतलब जो हमने स्लिट ली है उसका होल किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा के बराबर। तो अगर बच्चों मैं डेल एक्स को लैम्डा के बराबर रख दूं तो इसको हम बोलेंगे थीटा 1 और उसको बोलेंगे लैम्डा बटा है, क्योंकि पहली मैक्सिमम वैल्यू है ये रख रहे हैं अपन, पहली मिनिमम वैल्यू ये रख रहे हैं अपन, ठीक है। तो थीटा 1 किसके बराबर हो गया? लैम्डा बटा ए के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो स्लिट ली है ना, अगर मैं आपको साइड में समझाऊं, मान लो ये स्लिट है, सामने से देख रहे हैं अपन, सामने पर्दा है, तो पर्दा बोलते हैं, मेरे को तो पर्दे की आदत आती है ना, तो ये पर्दा है हमारे पास सामने ना, ये हमारे पास दो स्लिट्स है ना, ये इस तरीके से सामने से दिख रहे हैं इसको, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो स्लिट हो गई हमारे पास बीच में ऐसे, इस तरीके की स्लिट हो गई और सामने हमारे पास पर्दा है, ठीक है। तो इसको ऐसे अपन देख रहे हैं, ये हमारे पास स्लिट हो गई। हम बोल रहे हैं कि ये जो दूरी है हमारे पास ये किसकी इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है, सही है। तो बच्चों इस तरीके का कुछ वेव बनना चाहिए लैम्डा के अकॉर्डिंग। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपको अभी बोला था कि जो स्लिट है इसका प्रत्येक बिंदु इसके आगे आने वाले तरंगाग्र के लिए स्रोत की भांति व्यवहार करता है, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्रोत होंगे, ये एक स्रोत है, 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 इस तरीके से। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास ऐसे कितने स्रोत बने? 100 छोटे छोटे, सबसे सिंपल कैलकुलेशन की मैंने 100 स्रोत माने, होने को तो बहुत सारे होंगे, 1000, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, कितने भी हो सकते हैं, हमने 100 मान लिए। तो बच्चों हुआ क्या, अगर मैं इस वेव के अकॉर्डिंग चलूं, तो अगर मैं मान के चलूं तो यहां पर हमारे पास 0 नंबर का स्रोत होगा और यहां पर हमारे पास 50वें नंबर का स्रोत होगा और यहां पर हमारे पास 100वें नंबर का स्रोत होगा, मतलब यहां से स्टार्टिंग करी अपन ने, यहां पे खत्म कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि यार मेरा पहला स्रोत जो है, फर्स्ट स्रोत, पहला जो पॉइंट होगा वो जो हमारा 51वां वाला स्रोत है, ढंग से सुनना, जो पहला स्रोत है वो 51 वाले स्रोत के साथ कितना कोण बना रहा है? पाई का। 0 वाला 50 के साथ कितने का बना रहा है? पाई का। मतलब 0वां स्रोत और 50वां जो स्रोत है उनके बीच में कलांतर पाई का है। 0 और 50वें के बीच में कलांतर जो है बच्चों कितने का है? पाई का है।
ऐसे पहले और 51वें के अंदर कलांतर पाई का है, फिर आप दूसरा और 52वां ले लो, कलांतर पाई का है। ऐसे आप करते करते अलग अलग करते जाओगे तो आप बोलोगे यार यहां पर तो जो 49वां आ गया है, यहां पर जो 49वां आ गया है वो 99 के साथ पाई का कौन बना रहा है। सो बेसिकली बच्चों क्या हो रहा है, हर दो स्रोतों के बीच में जो कलांतर है वो पाई का है। और हमने पढ़ा है जब दो स्रोतों के बीच में कलांतर पाई का होता है, मतलब ये एक वेव प्रोड्यूस करेगा, ये एक वेव प्रोड्यूस करेगा, अब ये एक तरंग उत्पन्न करेगा। तो अगर दो तरंगों के बीच में कलांतर पाई का हो तो वो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इनकी वजह से, अगर मान के चले कि स्रोत की चौड़ाई लैम्डा के इक्वल है तो उस केस में वहां से जो हमें फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, काली फ्रिंज मिलेगी, यानी हमें मिलेगा पहला निम्निष्ठ। इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, प्रथम निम्निष्ठ यानी फर्स्ट मिनिमा। इसकी वजह से मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि ये विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न कर रहा है। ये क्या उत्पन्न कर रहा है बच्चों, विनाशी व्यतिकरण, मतलब ये पूरे के पूरे स्रोत जो है यहाँ के वो इनके इफेक्ट को खा गए। मतलब पहले वाले का श्रृंग दूसरे वाले के गर्त में जाके गिर गया, पहले वाले का श्रृंग जो है वो 51 वाले के गर्त में गिरा, दूसरे वाले का 52 के अंदर जाके गिरा, तो इस तरीके से विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न हो गया। ऐसे बच्चों में अगर डेल एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा रख दूं तो बच्चों उसको मैं लिखूंगा लैम्डा थीटा 2, ये हो जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा अपॉन ए। बच्चों सेम चीज है, इस बार हमारा जो स्रोत है उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो 2 लैम्डा में कन्वर्ट हो गया है, यानी कुछ इस तरीके की वेव बनेगी, कुछ इस तरीके की वेव बनेगी। अब अगर मैं इसको 100 भागों में मान लूं तो पहला वाला बच्चों ये यहां पे 0 आएगा, यहां पे 25, 50, 75 और ये 100। तो पहला वाला जो है वो 26 वाले को खा जाएगा, दूसरा वाला 27 वाले को खा जाएगा। फिर यहाँ पे बात करें अगर अपन आगे तो 51 वाला 76 वाले को खा जाएगा, 52 वाला 77 वाले को खा जाएगा। तो इसने पूरी तरीके से इसके प्रभाव को निरस्त कर दिया और इसने पूरी तरीके से इसके प्रभाव को निरस्त कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक और वापस निम्निष्ठ मिलेगा जिसको अपन बोल रहे हैं द्वितीयक या द्वितीय निम्निष्ठ। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में मत लिखना नहीं सब, ठीक है, एग्जाम में मत लिखना अरे निम्निष्ठ की स्पेलिंग गलत, मतलब थोड़ा गलत लिख दिया, तो स्पेलिंग बोलने की आदत हो गई है, ठीक है। तो ये हमें द्वितीय निम्निष्ठ मिला। तो अगर मैं एनवा निम्निष्ठ निकालना चाहता हूँ थीटा एन, ये क्या होगा हमारे पास एनवा निम्निष्ठ, तो ये एन लैम्डा अपॉन ए के इक्वल आएगा। ये क्या हमारे पास एनवा निम्निष्ठ, ये हमारे पास है बच्चों एनवा निम्निष्ठ। अब समझने वाली बात ये है कि भाई ये जो कंडीशन हुआ करती थी ना वहां पर तो ये संपोषी व्यतिकरण की थी या उच्चिष्ट की थी, यहाँ निम्निष्ठ की निकल गई। तो यहाँ पर सारी चीजें उल्टी होने वाली है। वहां पर जो तुमने उच्चिष्ट के लिए पढ़ा था यहाँ पर वो निम्निष्ठ के लिए होगा, वहां पर जो तुमने निम्निष्ठ के लिए पढ़ा था यहाँ पर उच्चिष्ट के लिए होगा। अब देखो मान लो अगर मैंने, अच्छा यहाँ पर एन की वैल्यू बच्चों दोनों हो सकती है ना, +-1, +-2, +-3, जैसे वहां पर था, जैसे ग्राफ में अपन बनाता ना वैसा। तो अब अगर बच्चों मैं बात करूं कि मान लो अगर मैंने ये एग्जाम में नहीं लिखना ना, ये वाला पार्ट सिर्फ ये लिखना, इधर वाला उधर वाला नहीं लिखना, वो समझाने के लिए। तो अगर मैं डेल एक्स की वैल्यू बच्चों मान के चलूं कितना है 3 λ/2, समझना बहुत प्यार से। अगर मैंने डेल एक्स की वैल्यू 3 λ/2 मानी है तो उसको मैं हटा देता हूं क्योंकि स्क्रीन का तो कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं है। तो बच्चों अगर ऐसा है ऐसा, तो बच्चों वापस देखो, अब मान लेता हूं मैं भाई 150 है क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी, नहीं तो 33 में बांटना पड़ेगा जो भारी पड़ेगा मेरे लिए। तो मान लो कि मैंने 150 भागों में बांट दिया इसको, है ना, तो ये 50 हो गया, ये 100 हो गया और ये 150 हो गया। तो बच्चों जो पहला वाला है ना, फर्स्ट वाला, वो 51 वाले को काटेगा, दूसरा वाला 52 वाले को काटेगा, तीसरा वाला 53 वाले को काटेगा, चौथा वाला 54 वाले को काटेगा, 50 वाला 100 वाले को काट देगा, क्योंकि दोनों के बीच में कलांतर तो पाई का है, लेकिन इनको काटने वाला तो कोई है ही नहीं। यानी ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये बनाएगा हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज,
ये बनाएगा हमारा ब्राइट फ्रिंज। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को काट दिया, लेकिन ये भाई साहब जो है ना वो ब्राइट फ्रिंज बना के बैठ गए। इसका मतलब इस वाले केस में हमें पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और हमारे पास हो गया कितना 3 λ/2a। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनके बारे में, कहां गया पीछे, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है सबके सब द्वितीयक उच्चिष्ट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, इसका नाम पड़ेगा द्वितीयक प्रथम उच्चिष्ट। द्वितीयक प्रथम उच्चिष्ट। ऐसे ही मैं 5 λ/2 रख दूं, 7 λ/2 रख दूं और 9 λ/2 रख दूं, सबकी वजह से सेम ही मिलेगा। लेकिन एक चीज नोटिस कर दो साथ के साथ, अगर मैंने डेल एक्स की वैल्यू 5 λ/2 रखी तो बच्चों इस केस में हमारी जो स्लिट है उसको 5 भागों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली हम स्लिट को तोड़ रहे हैं, तो अगर मैंने उसको 5 भागों में कन्वर्ट किया, भाई लाइट तो उतनी आ रही है ना, पहले जितनी लाइट आ रही थी अभी भी उतनी आ रही है, तो स्लिट को जब मैंने 3 भागों में तोड़ा था तो तीसरा भाग उच्चिष्ट बना रहा था। अब मैंने उसी स्लिट को 5 भागों में तोड़ दिया, तो हर की बात ही, भाई मैं आपको कह रहा हूं एक रोटी है, ठीक है ना, उस रोटी को 3 टुकड़ों में बांटना है, बट गई। अब उसी रोटी को मान लो 5 टुकड़ों में बांटना है, तो 5वां पार्ट तो छोटा ही होगा ना, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं स्लिट को 5 भागों में बांटूंगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा ज्यादा होगा ना, 2.5 तो करना था अपने को, तो ये पहला, दूसरा और ये 2.5। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर इस वाले ने इसके इफेक्ट को काट दिया, इस वाले ने इसके इफेक्ट को काट दिया, ये बच गया, लेकिन भाई इंटेंसिटी तो कम रह गई ना, तीव्रता तो कम रह गई, क्योंकि उसी रोटी के 5 टुकड़े हो गए, अगली बार 7 हो जाएंगे, अगली बार 9 हो जाएंगे, अगली बार 11 हो जाएंगे, यानी हर बार दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी। नो डाउट बनेगा, वैरायटी बनेगा, लेकिन कम तीव्रता का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डेल एक्स की वैल्यू 5 λ/3 रखता हूं तो मुझे θ2 मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 λ/2a। बस फॉर्मूले में रखना और कुछ नहीं, फॉर्मूला पढ़ा ना, इसमें रखना और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इसका नाम पड़ेगा द्वितीय उच्चिष्ट, है ना, सेकेंड मैक्सिमा, ये नाम है इसका। ऐसे अगर मैं एनवे के बारे में बात करूंगा बच्चों, क्योंकि ऑड नंबर आ रहे हैं, 2n + 1 λ/2a। एक चीज नोटिस करो जरा, हमने स्टार्टिंग कहां से करी, 3 से, 1 से नहीं करी है। इसका मतलब मुझे यहां पर माइनस नहीं लगाना है, यहां पर मुझे प्लस लगाना है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे केंद्र से दूर की तरफ जाएंगे इनकी तीव्रता कम होती जाएगी। देखो ये बड़ा है, फिर मतलब इनकी चौड़ाई तो सबकी सेम ही रहेगी, लेकिन तीव्रता घटती जाएगी, ठीक है। ओके चलिए अब बात करते हैं बच्चों एक बार केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में। केंद्रीय उच्चिष्ट जो हमारे पास, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं बच्चों। केंद्रीय उच्चिष्ट की मैं निकालने वाला हूं यहां पर। केंद्रीय उच्चिष्ट तो पता है मुझे 0, मतलब बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी मुझे क्या निकालनी है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। बच्चों एक बात समझो, अगर मैं केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में बात करता हूं जो बीच में मिल रहा है, तो इसके दोनों तरफ क्या मिल रहा है हमें, एक निम्निष्ठ, यहां पे भी निम्निष्ठ और यहां पे भी निम्निष्ठ। क्यों, क्योंकि खुद देख लो ना, अगर मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करूं, अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 0 हो गया, ये 1, देखो 1 लिखा है λ/a, फिर 2 λ/a, फिर 3 λ/a। चलो इसको पीछे लिख देते हैं, या चलो ये ठीक है, ये लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस का λ/a, माइनस का 2 λ/a, माइनस का 3 λ/a। और निम्निष्ठ कहाँ मिल रहे हैं हमें, उच्चिष्ठ कहाँ मिल रहे हैं, तो निम्निष्ठ हो गए, उच्चिष्ठ कहाँ मिल रहे हैं, उच्चिष्ठ देखो आधे बता ही नहीं रहा। पहला उच्चिष्ट हमें कहाँ मिला, 3 λ/a, 2a मतलब। दूसरा कहाँ मिला हमें, 5 λ/2a। यहां पर हमें यहां पर माइनस का 3 λ/2a, यहां पर माइनस का 5 λ/2a। तो मतलब केंद्र पर तो मुझे उच्चिष्ट मिल गया, केंद्र पर तो मुझे ऐसे उच्चिष्ट मिल गया, उसके बाद निम्निष्ठ मिल रहे हैं। फिर उच्चिष्ट मिला पर थोड़ी कम इंटेंसिटी का, फिर उच्चिष्ट मिला, फिर कम इंटेंसिटी का। यहां पर उच्चिष्ट,
कम तीव्रता, यहाँ पर कम तीव्रता। यहाँ देखो जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो स्टार्टिंग के दो निम्निष्ठों के बीच में आ रहा है, तो अगर मुझे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को घटा दूंगा। तो ये टोटल दूरी क्या है, ये लैम्डा अपॉन ए, ये लैम्डा अपॉन ए। मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, यहाँ पे भी 2 लिखा होता, भले माइनस लिखा उससे मतलब नहीं है, मुझे तो दूरी निकालनी है। 2 और 2 कितना हो जाता, 4। तो अगर मुझे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी है बच्चों, तो किसकी इक्वल हो गई, हमारा 2 लैम्डा अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट हम कैसे लिखेंगे, हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं, थीटा एंगल है। ये हमारे पास था लैम्डा अपॉन ए, ये भी हमारे पास है लैम्डा अपॉन ए। ये एक माइनस का लिया था, एक प्लस का लिया था, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस से देते हैं, जैसे तुम्हारी बुक में भी डायग्राम बना हुआ। तो बच्चों ये जो इसकी चौड़ाई आएगी ना, ये वाली, ये अपन कितना लेंगे, इसका लेंगे अपन थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट की बच्चों चौड़ाई आएगी। पोजीशन तो आपको पता है बिल्कुल बीच में ही बनने वाला है। ठीक है, ओके। और इस बार हम जो चौड़ाइयां निकाले वो थीटा के टर्म्स में निकाले, पहले मतलब दूरी की टर्म्स में निकालते थे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपन एक उच्चिष्ट की चौड़ाई के बारे में। एक उच्चिष्ट की चौड़ाई, बच्चों थोड़ा सा डायग्राम ऑब्जर्व करिएगा। ये एक उच्चिष्ट है, 2 निम्निष्ठों के बीच में आ रहा है। ये एक उच्चिष्ट है, 2 निम्निष्ठों के बीच में आ रहा है। यानी अगर मैं 2 क्रमागत निम्निष्ठों को घटा दूं तो मुझे एक उच्चिष्ट की चौड़ाई मिल जाएगी, वही अंग के डबल स्लिट प्रयोग वाला। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई किसके बराबर है, 2 क्रमागत निम्निष्ठ के बीच की दूरी, के बीच की दूरी इसके बराबर अपने को मिलेगी। तो देखो भाई 2 क्रमागत कोई सी भी तो ले लो यार, इसलिए मैंने 2 लैम्डा अपॉन ए माइनस लैम्डा अपॉन ए, तो ये हमें मिल गया लैम्डा अपॉन ए। यानी हमें उच्चिष्ट की चौड़ाई मिल गई कितनी है, लैम्डा अपॉन ए। ऐसे अगर मुझे एक निम्निष्ठ की चौड़ाई निकालनी है, अब अगर मैं निकालूं निम्निष्ठ की चौड़ाई, निम्निष्ठ की अगर मैं चौड़ाई निकालूं बच्चों, मिनिमा की अगर चौड़ाई निकालूं तो वो 2 उच्चिष्ठों के बीच की दूरी के बराबर होगा। 2 उच्चिष्ठ, उसके बीच में निम्निष्ठ आ रहा है, देख लो पीछे देखो डायग्राम। 2 ये रहा एक उच्चिष्ठ, ये रहा, और ये रहा एक उच्चिष्ठ, इनके बीच में एक निम्निष्ठ आ रहा है। तो मतलब निम्निष्ठों के लिए हमें 2 क्रमागत उच्चिष्ठों को माइनस करना पड़ेगा। किसके बराबर हो गई, 2 क्रमागत उच्चिष्ठों के बीच की दूरी, उच्चिष्ठों के बीच की दूरी। और बच्चों ये किसके बराबर था, जैसे मान लो हमने लिया 5 और 3 ले लेते हैं, कोई से भी 2 ले सकते हो आप। ये लिया हमने 5 लैम्डा अपॉन 2a माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2a, माइनस करा 2 लैम्डा अपॉन 2 है ना, 5 माइनस 3 2, और नीचे 2 है। वापस हमें कितना मिल गया, लैम्डा अपॉन ए। जैसे हमने वहां पे ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे भी सेम चीज ऑब्जर्व करी कि हमारे पास जो निम्निष्ठ, जो उच्चिष्ठ आ रहा है उसकी चौड़ाई और जो निम्निष्ठ आ रहा है उसकी चौड़ाई सेम है, लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई इन दोनों की डबल है। ठीक है, यही इसी वजह से जो अपन ने वो प्रयोग देखा था ना, मैंने वापस बताता हूं, ये जो हमने प्रयोग देखा था इस वाले के अंदर देखो, इसकी जो चौड़ाई है वो बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, डबल है जस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। तो बच्चों यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था, हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, नोट में लिख देते हैं, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निम्निष्ठ अथवा द्वितीयक उच्चिष्ट, उनका नाम क्या है सबका, द्वितीयक उच्चिष्ट, तो द्वितीयक उच्चिष्ट से दुगनी है, से डबल है, दुगनी है। ठीक है बच्चों, लास्ट में इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका, अभी जैसे हमने बनाया था वही बनाएंगे।
इस सेंटर हो गया, फिर 2 निम्निष्ठ है, तो लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस का लैम्डा अपॉन ए, माइनस का 2 लैम्डा अपॉन ए, माइनस का 3 लैम्डा अपॉन ए, और इनके बीच में जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 3 लैम्डा अपॉन 2a और 5 लैम्डा अपॉन 2a। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 लैम्डा अपॉन 2a, 5 लैम्डा अपॉन 2a। ठीक है, तो अच्छा नेगेटिव का साइन नहीं लगाया मैंने, लगा देता हूँ बच्चों। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका इंटेंसिटी के साथ, ये क्या हमारे पास दूरी, और ऊपर अपन लेंगे इसकी तीव्रता, कि नहीं, यहाँ लेके ले रहे हैं इसकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, कुछ भी लिख लो, दोनों ही करेक्ट है, या तो इंटेंसिटी लिख लो या तो एम्पलीट्यूड, दोनों ही सही है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। ठीक है, तो देखो ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया, सबसे बड़ा होगा। फिर देखो उच्चिष्ट है लेकिन पहले कंपैरिजन में कम, फिर उच्चिष्ट है लेकिन पहले कंपैरिजन में कम। ओहो, ज़्यादा सेम बन गए तो। ठीक है, यहाँ पे भी उच्चिष्ट बना लेकिन पहले कंपैरिजन में कम, फिर यहाँ पर बना कम। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न आप लोगों के बनते हैं। और जब अपन इसको समझते हैं ना, मतलब अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं तो ये देखो ऑलमोस्ट, जब अपन यंग का द्विस्लिट प्रयोग करते हैं, ऑलमोस्ट आपको एक इस तरीके की स्लिट मिलती है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये यूं बनेगा ना, बिल्कुल यूं। ठीक है ना, मतलब अगर मैं दूर से देखूंगा तो बहुत सारे छोटे 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 उच्चिष्ट मिलकर के एक बहुत बड़ा स्पॉट बना रहे होंगे, बहुत बड़ा सारा एक स्पॉट बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको अपन बाद में देखेंगे जब एग्जाम्पल करेंगे। अभी के लिए आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। विवर्तन के बारे में जितना भी था मैंने आप सबको बता दिया है। अब नेक्स्ट लेसन में हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम हमारे विवर्तन और हमारे पहले जो अपन ने पढ़ा था यंग के द्विस्लिट प्रयोग का व्यतिकरण, उनमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, और जो आपका उसके बाद के हम जो बारे में बात करेंगे उसी लेसन के अंदर, उसमें हम थोड़ा थोड़ा रिजॉल्विंग पावर पे जाएंगे, यानी विभेदन क्षमता पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों साथ के साथ क्लास 12 का पेड बैच भी स्टार्ट हो गया है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। उसके लिए आप नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। बाय बाय।